हेलो बच्चों। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट है जो कि फिजिक्स के फैकल्टी है और इनके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का। और 10 साल में इन्होंने कई सौ बच्चों को आईआईटी और मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि फिजिक्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। जो भी हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, है ना, तो उनकी सारी बातों को हम आज रखने वाले हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ऑब्वियस, थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले हम तो ये जानना चाहेंगे कि आपने फिजिक्स फैकल्टी जब बना तो क्या ऐसी चीज़ थी कि आप इस टीचिंग के लाइन में आने का डिसीजन लिया, बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने का डिसीजन लिया? सबसे पहले मैं जब बीटेक कर रहा था तो बीटेक करने से पहले मैंने जब इंटरमीडिएट की तैयारी करने के दौरान आईआईटी की करने के दौरान जिस फैकल्टी से मैं पढ़ता था मैं उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ और तभी मैंने डिसीजन कर लिया कि मैं बीटेक करने के बाद एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं पढ़ाऊँगा और बहुत बेहतरीन पढ़ाने का कोशिश करूँगा। और इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखना ये चाहा कि बच्चों को मेरे क्लास में जिस तरह से मेरे कलीग को परेशानी होती थी फिजिक्स पढ़ने में, समझने में, उसको मैं अपने समय में जब टीचर बनूंगा तो किस तरह से बच्चों को समझाऊंगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अधिकांश लोग जिस तरह से बायो और केमिस्ट्री को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, फिजिक्स को भी सोचते हैं कि मैं वैसे ही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में चलूँ जाऊँ और सारी चीज़ को डील करूँ। अदरवाइज फिजिक्स उस तरह से चलता नहीं है। जबकि सर, फिजिक्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिजिक्स में सिचुएशन है और सिचुएशन हमेशा बदलती है। लॉज नहीं बदलता मगर सिचुएशन बदल सकती है और उस सिचुएशन के बेस पे आपको लॉज को यूज करने के लिए आना चाहिए। और अगर आपको ये यूज करने के लिए आ गया तो फिजिक्स कभी भी आपको टफ नहीं लग सकता है। फिजिक्स फिर आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसमें अच्छे स्कोर भी करोगे और एक जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा सर। ओके। तो सर, जैसे आप पिछले 10 साल से ज़्यादा से आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, है ना? तो आपका ये जो 10 सालों का सफ़र है एज ए फिजिक्स फैकल्टी, वो कैसा रहा है? सर बहुत ही बेहतरीन है। बच्चों ने मुझे बहुत पसंद किया। बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज भी जो पुराने बच्चे हैं जिनको नौ फ्रेशर टाइम पे मैं पढ़ाया करता था, जिसमें मैं स्टार्ट में आया था, इनिशिएटिंग किया था, उस समय जो बच्चे थे आज भी मुझे कॉल करते हैं। मुझे टीचर डे पे आज भी मुझे कॉल करते हैं, याद करते हैं। बच्चे कितने बार मिलने के लिए आते हैं मुझसे। तो यही अनुभव रहा कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाना चालू किया था आज तक वही रिस्पेक्ट है, वही सब कुछ है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ उम्र के साथ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, वैसे वैसे चीज़ें और भी बेहतर और आसान करते जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों में सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा बुक्स भी लिखूंगा, लिख के रेडी हूँ। किसी पब्लिकेशन के साथ जुड़कर मैं उसको पब्लिश भी करने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने मुझे अप्रिशिएट किया कि सर आप बुक्स लिखो, आप काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो। जो बुक्स मैं लिख रहा हूँ उसको हैंड रिटेन नोट्स में ही रखने का कोशिश करूँगा। उसको किसी भी तरह का टाइपिंग फॉर्म में नहीं डालूंगा, ताकि वो अपना सा फील दे। और अपना जब फील होता है कोई चीज़ ना, तो आपको बहुत क्लोज ले जाता है। आप उसको सीखने का कोशिश करते हो, समझने का कोशिश करते हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, तो आप आगे बढ़ पाते हो। इस कारण से मैं वो काम भी कर रहा हूँ। और जहाँ तक हो सकता है कि मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन काम मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैं जो लाइन में हूँ, जो फील्ड में हूँ, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं सोचता हूँ कि और भी मैं बहुत आगे जाऊँगा। एक नोबेल जॉब है जो मैं आज कर रहा हूँ, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मुझे। इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे और कहीं नहीं लगता कि मुझे मिलता। ओके। तो सर, आपके बुक का इंतज़ार हमें भी रहेगा ऑब्वियस सर। और हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें भी रहेगा, अगर आपने ये बात बोली है तो। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास इतना सारा, इतने सालों से अगर आप पढ़ा रहे हो, तो क्लासरूम में जब आप पढ़ाते हो तो बच्चों की क्या-क्या परेशानियाँ होती है जो एक टीचर महसूस करता है, और आप उन समस्याओं को किस तरीके से डील करते हो ताकि बच्चे बेटर वे में समझ सकें? सर जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं पूछता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फर्स्ट एग्जांपल वो है ताकि आप ज़्यादा बेहतरीन समझ पाएँ। जैसे कि फिजिक्स बहुत लोगों का समस्या है सर, खास करके उनके लिए जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं। जी। वो जब आते हैं क्लास में तो बहुत बच्चों से मैं ये सवाल करता हूँ कि आप बायो लिए किस लिए हो? मैथ के डर से लिए हो या ऑब्वियस बायो पसंद है? अगर मैथ के डर से लिए हो तो यहाँ भी मैथ है जो फिजिक्स कहते हैं, जिसमें जिसका लैंग्वेज ही मैथ है। ये सवाल इसलिए रहता है ताकि आपके दिमाग से ये निकल जाए कि मैथ कोई भारी भरकम चीज़ है। वो भारी भरकम चीज़ नहीं है, आपको समझना होता है।
इसलिए ये सवाल करता हूँ। दूसरी बात ये कि बायो के जो स्टूडेंट बायो में इंटरेस्ट लेकर आते हैं उनके लिए ये सवाल नहीं रहता है, उनके लिए तो ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। क्योंकि जब मैं सबसे लोअर नीचे का जो स्तर का बच्चा जो मैथ से भागता है, अगर मैं उसका डर बाहर निकाल दूं तो ऑब्वियस मैं जीत हासिल कर लूंगा। फिर तो ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मैथमेटिकल सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। फिर दूसरा ये चीज़ होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रियल टाइम में फिजिक्स को समझाऊँ, मतलब कि एक एग्जाम्पल के तहत समझाऊँ, चीज़ें उनको दिखे, महसूस हो, फिजिकली वो अपेयर हो, ये नहीं कि बुकों तक वो बस सीमित रह जाए। वही मेरा लगातार कोशिश रहा है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे रिजल्ट भी दे पाए हैं, और बस यही लगातार लगा रहेगा, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को जितना बेहतरीन कर सकूँ इस तरह से। सर ये चीज़ें बहुत ही मुझे भी हेल्प किया था जब मैं नेट का प्रिपरेशन कर रहा था। तो वो जो चीज़ें होती है जो टीचर क्लास में बच्चों के एक लाइव एग्जांपल से फील करा देते हैं कि देखो ये थ्योरी नहीं है, एक्चुअल में चीज़ें हो रही है, तो वो चीज़ें मुझे भी बहुत हेल्प किया था, और मुझे लगता है कि जो बच्चे देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत हेल्प करेंगे। तो सर जो हमारे नीट के जो बच्चे हैं, है ना, उनको फिजिक्स से डर लगता है, इस डर को कैसे खत्म किया जाए और इजी कैसे किया जाए फिजिक्स को? सर डर का तो सॉल्यूशन सिंपल है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उससे जुड़ा हुआ सवाल जरूर बनाइए, क्योंकि आप जब सवाल बनाते हैं तो आप थ्योरी पोर्शन अपने आप उसके साथ चलते चला जाता है। क्योंकि आप शुरुआत में जब थ्योरी पढ़ोगे तो आप कोशिश करोगे कि मैं उसको कंट्रोल में कर लूँ, मैं थ्योरी को समझ लूँ, मैं थ्योरी को पूरी तरह से अपने अनुसार चलाऊँ। वो नहीं चलेगा जब तक आप उसको प्रैक्टिकल, क्या है प्रैक्टिकल सर, क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन जैसे जैसे बनाते हो आप में एक एनालिटिकल थॉट्स क्रिएट होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, तो अपने आप थ्योरी कंट्रोल में आता है। रियल टाइम में जो घटनाएं घट रही है वो आपको ऑब्जर्व होने लगता है, जिसको क्वेश्चंस में आप डेवलप करते हो, न्यूमेरिकल्स में उसको डेवलप करते हो, और उसको एक फार्मूला में ले जाके आप वहाँ पर पूरी तरह से तैयार करके उसको हैंडल करते हो। जैसे जैसे ये होने लगता है, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाओगे, बस क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। पहला क्लास अगर 1 घंटे का है तो 15 मिनट सोचिए कि आप थ्योरेटिकल के लिए दे रहे हैं, 45 मिनट क्वेश्चन कीजिए कि आप न्यूमेरिकल के लिए दे रहे हैं। जैसे जैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा ना सर, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इतना बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने लग जाएगी, और भारी भरकम सवाल भी आपसे बन जाएंगे। जो बच्चे नहीं करते हैं, नीट के बच्चे को कोशिश रहता है कि मैं बायोलॉजी को जिस तरह से पढ़ रहा हूँ उसी फेज में मैं फिजिक्स को पढ़ूँ, जैसे केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, चीज़ें पर्टिकुलर है, केमिस्ट्री में चीज़ें पर्टिकुलर है, बायोलॉजी में चीज़ें पर्टिकुलर, उसमें आप सिचुएशन बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकते। मगर फिजिक्स में एक छोटा सा सिचुएशन भी चेंज आए ना तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है, और वो चेंज बहुत कुछ बच्चों को लगता है, जबकि वो लॉज के अनुसार है। आप लॉज को ऊपर नीचे मत कीजिए, लॉज को पकड़िए, वो क्या बोल रहा है, कंडीशंस क्या बोल रहा है, उसको अप्लाई कीजिए। जैसे सर एक एग्जांपल देता हूँ, लोग बोलते हैं न्यूटन्स के लॉ क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जबकि सर अगर न्यूटन्स नहीं भी कह रहा होता तो भी लॉ था। अब जैसे कोई चीज़ें टेबल पे रखी हुई है, टेबल पे इसलिए घंटों घंटों से रखी हुई क्योंकि उस पर किसी तरह का बाहरी फोर्स इस तरह से नहीं लग रहा है कि उसको अनबैलेंस करे। न्यूटन ने इसको देखा, उसको लॉ कह दिया, नहीं देखता तो भी तो वो था, अभी भी है वो। तो यही सब बातें हैं जो बच्चों को समझना पड़ेगा, और कोई मुश्किल नहीं है सर, फिजिक्स बहुत आसान है फिर। अच्छा, नीट के बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं सर, फिजिक्स के कोई भी जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज करने से पहले, वो पहले उनकी थ्योरी को पढ़ते हैं, जी जी जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बच्चे करते हैं। जी। क्या उन्हें ऐसे ही करना चाहिए या फिर उनको अपना ये तरीका जो है चेंज करना चाहिए? सर उनका क्लास में एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि फैकल्टी हमको क्या समझाना चाहता है, जी। और बहुत ज़्यादा टाइम उनको थ्योरी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि थ्योरी है ही नहीं सर, वो एक लाइन है जो अंडरस्टैंडिंग है, कि बस आपको एक लाइन की जा रही है कि फ्रिक्शन अगर लग रही है तो फ्रिक्शन का काम क्या है सर। तो फ्रिक्शन का काम, एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ, फ्रिक्शन का काम है कि आप जो भी गति में हैं, जिस भी सरफेस पे आप चल रहे हैं, उस सरफेस के थ्रू आपका मोशन में डिक्रीमेंट आए। बेसिक तो यही है। जी। अब आज इस चीज़ को समझ लेते तो आपको इस चीज़ को थ्योरी में क्यों समझना, आप तो समझ लिए, आप इस चीज़ को बार बार पढ़ रहे हो तो आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। इससे जुड़ा हुआ आप सवाल बनाइए, क्या सिचुएशन और क्रिएट हो सकता है, तो ये सिचुएशन पे आप जाइएगा, सिचुएशन सॉल्व कीजिएगा, तो बेसिक चीज़ें आपको बहुत धीरे 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 बिल्डअप करेगी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की तरफ, और आपका काम आसान हो जाएगा। तो सर आप अपने तरफ से कोई टिप देना चाहेंगे जिससे कम समय में वो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके हमारे बच्चे, हाँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सके?
टिप तो मैं यही दूंगा कि बच्चों को लगातार रोज पढ़ें, ये नहीं कि 2-3 दिन के गैप लगा दें, एक शॉर्ट्स नोट्स तैयार करते रहें, क्योंकि थोड़ी सी रोट प्रोसेस में थोड़े फार्मूलेज याद होने चाहिए, आप हर बार डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया करिए, उसको रेगुलर बेसिस पे कभी कभी पढ़ा करिए 10-10 15-15 मिनट, ताकि आपको एक दिमाग में एक स्पेसिफिक बाउंड्री आ जाए, जिस बाउंड्री के अंदर ही आपको चीज़ें सोचनी पड़े, ज़्यादा अनलिमिटेड बाउंड्री ना हो जिससे कि आप घबरा जाएं। तो उसके लिए आप शॉर्ट्स नोट तैयार करें, फार्मूला बुक्स तैयार करें। और फार्मूला बुक्स मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप उसको रटें, इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जाएं तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए फार्मूला को बस आपको थोड़ी देर के लिए रटनी है, अदरवाइज रटने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आपने बोला कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिजिक्स में ऐसे देखा जाए तो डेरिवेशन के हर स्टेप पे एक फार्मूला होता है कहीं ना जी कहीं। सर। अलग बात है कि हम लोग उनको याद नहीं रखते हैं, कुछ ही स्टेप्स को याद रखते हैं। तो क्या करना चाहिए एक जो हमारे मीडियोकर बच्चे हैं या फिर जिनको डेरिवेशन पूरी तरह से नहीं आता है, जो फार्मूला बेस्ड कंसेप्ट सीखा है ना, तो उनको क्या करना चाहिए? फार्मूला बिल्कुल भी नहीं रटना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? क्या तरीका है कि उसके माइंड में वो चीजें रिटेन करे? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए सर, हर चैप्टर में 1-2 ही फार्मूला है, लोगों को लगता है कि 20-25 फार्मूला है, 1-2 फार्मूला है, बाकी जो डेरिवेशन कर रहे हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है सर। आप उसको क्वेश्चंस की तरह लीजिए, आप उसको अगर फार्मूला की तरह लीजिएगा कि मैं नया टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक नहीं सर, टॉपिक शुरुआत में ही आपने पढ़ लिया। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला एक चार्ज के लिए KQ/R² होता है, इस KQ/R² पे सारे फार्मूला फिर फाइंड आउट होते हैं। तो जो भी डेरिवेशन आप कर रहे हैं बाद में, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, जो एक सिलेबस के फॉर्म में टॉपिक बनकर आ गया तो आपको लगता है ये टॉपिक है, जबकि नहीं, आप शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, बस आप उस पर डेरिवेशन कर रहे हैं जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म है। आप ऐसे काम करिएगा तो आपको फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही सरल लगेगा। सर, एक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने पूछा है, अविनाश कुमार का क्वेश्चन है। जी जी जी। वो पूछ रहे हैं कि सर, जब मैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखता हूँ तो 80% क्वेश्चन में मेरा माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है जी। मुझे समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, शुरू किया जाए। तो सर, मुझे लगता है ये अविनाश कुमार का ही प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादातर बच्चों का है। तो किस वे में क्वेश्चन को लेना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सके? इनिशिएट कैसे करे क्वेश्चन को सर? बनाना, ये प्रॉब्लम जो है ना, माइंड ब्लैंक ना हो। जी जी जी। एक्चुअल में जो आप प्रॉब्लम हो रहा है कि क्वेश्चन देखने के बाद माइंड ब्लैंक कर जाता है जी। इसका सिंपल मतलब है कि बच्चे ने क्वेश्चन को समझा ही नहीं। और इससे एक चीज और निकल कर आता है, जब क्वेश्चन सामने आ रहा और ब्लैंक हो जा रहे हो, इससे सबसे सरल उपाय ये करिए कि आप क्वेश्चन पढ़कर दोबारा मिस्टेक ना करें, क्योंकि सर आप एक बार एग्जाम साल में नहीं देते, आप तैयारी के फेज में हो जी। तो आप ट्राई कीजिए कि दोबारा जब हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जाएं तो सारे कंडीशंस समझें, और जब आप कंडीशन समझोगे तो क्वेश्चंस में माइंड आपका ब्लैंक नहीं होगा, फिर आपको फार्मूला भी फार्मुलेट होगा, कौन से स्टेप पे कौन सी प्रायोरिटी लेवल पे कौन सी कंडीशंस आनी चाहिए, वो सारे लाइनअप हो जाएंगे। तो आपको जरूरत है कि जब जब आप टेस्ट दें तो आप उसमें से एक ओवरकम निकाले कि आपका सोल्यूशन किस रास्ते जा रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम के कारण ब्लैंक हो जा रहा है माइंड, इसका मतलब आप चीज़ों को नहीं समझे, अभी आपको समझने की जरूरत है। एक बार और पढ़िए, एक बार और टीचर से डिस्कशन कीजिए, फिर आप क्वेश्चन पे जाइए, देखिए आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। और धीरे धीरे ये 1-2 साल के बाद ये चीज़ें इतनी यूज में आ जाएगी कि आपको सर सारे क्वेश्चन सरल लगेंगे। भले वो आधा ही आपको बन रहा होगा, मगर आधा में भी आप इतने दूर तक पहुंच जाइएगा कि अगर आपको 4 ऑप्शंस हैं तो आप प्रायोरिटी लेवल पे वो ऑप्शन टिक करोगे जो सही है। ओके सर, एक बच्चों का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और आपको सेलेक्ट करना है। ओके ठीक है सर। बच्चे ने पूछा है कि विच इज बेटर, रैंडम थिंकिंग, स्टेप वाइज? मेरे ख्याल से जब तैयारी के प्रोसेस में करना चाहिए या फिर स्टेप वाइज थिंकिंग करना चाहिए कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले? एक्चुअली देखिए सर, अगर आप बात करें तो बच्चों को स्टेप बाय थिंकिंग इनिशियल फेज के लिए ठीक है। स्टेप बाय थिंकिंग से आप एक कांस्टेंट बाउंड्री के अंदर आ जाते हो, जिससे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। जब सोचने की क्षमता बढ़ जाती है इनिशियल फेज में, तो फिर आप रैंडम थिंकिंग में जा सकते हो। रैंडम थिंकिंग फिर आप किसी चीज़ को भी रैंडमली सोचकर बना सकते हैं, मगर इनिशियल पीरियड में आपको स्टेप बाय ही थिंकिंग से चलनी चाहिए। तो स्टेप बाय यूज कीजिए, बाद में आप रैंडम थिंकिंग कीजिए, कोई मना नहीं है उसके लिए। चलिए ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।